छत्तीसगढ़ में ओपीएस जारी करने के संबंध में वित्त विभाग द्वारा एक संकल्प या कहना चाहिए निर्देश जारी किया गया है। तो उक्त निर्देश में जिन शासकीय कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ लेना है तो उसके लिए सरकार की कुछ शर्तों को मानना होगा और शपथ पत्र देना होगा, तभी पुरानी पेंशन योजना ओपीएस का लाभ मिलेगा। नमस्कार साथियों, तो शिक्षा विभाग से जुड़े नए अपडेट और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शासकीय कर्मचारियों ने ओपीएस और एनपीएस का विकल्प प्रपत्र भरा होगा, परंतु अभी भी बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो आज के वीडियो में प्रयास करेंगे उन कन्फ्यूजन को दूर करने का कि एनपीएस और ओपीएस के अंतर्गत जो ओपीएस विकल्प भरा जा रहा है तो उनकी शर्तें क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे, और जो ये शर्तें और नियम बनाए गए हैं लागू करने के संबंध में ओपीएस तो कर्मचारियों के हित में है या अहित में है, साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए यह फायदेमंद है या नुकसानदायक होगा, और क्या स्थिति बन रही है अगर पीएफआरडीए वर्तमान में एनपीएस की राशि वापस नहीं करता है तो उसके बारे में समझेंगे जानेंगे। और पूरी जानकारी जो होगी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करेंगे, जो कि सभी शासकीय सेवकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है आज का वीडियो। एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी का अंशदान और शासकीय अंशदान, इसकी कुल जमा राशि और उसका वैल्यू कितना होता है, टोटल वैल्यू, उसको अगर पीएफआरडीए वर्तमान में कर्मचारी को वापस करता है या सरकार को वापस करता है तो क्या स्थितियाँ बनेगी। साथ ही साथ अगर पीएफआरडीए उसे वापस नहीं करता है, बाद में कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के समय वापस करता है, इन सभी स्थितियों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एनपीएस इन्वेस्टमेंट ऑफ अ टीचर, एक टीचर का, एक शिक्षक का हमने उदाहरण लिया है जो एनपीएस में राशि जमा हो रहा था उनका। यहाँ पे हम सभी जान रहे हैं कि 10% जो अंशदान है वह कर्मचारी का होता था, बेसिक प्लस डीए का, और बाकी का 10% अंशदान जो है शासकीय अंशदान एनपीएस के अंतर्गत होता है। एनपीएस में शासकीय अंशदान जो जमा किया जाता है वह केंद्र के कर्मचारियों के लिए और कई राज्यों के कर्मचारियों के लिए 14% निर्धारित किया गया है। वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ में जो कर्मचारी है उनके एनपीएस में 10% का शासकीय अंशदान जमा किया जाता है, उसके अनुरूप ही उदाहरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 4,06,300 रुपया, तो उसी के अनुरूप गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो शासकीय कंट्रीब्यूशन एनपीएस में जमा होता है वह भी 4,06,300 यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अगर देखें हम दोनों का तो वह हो रहा है 8,12,600 रुपये। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो जो 8,12,600 रुपये जमा हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट है, और उसका वैल्यू इसमें कुछ न कुछ तो निश्चित तौर पर ब्याज मिला होगा। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है वर्तमान में वह हो जाता है 11,05,800 रुपये। इस तरीके से आप एनपीएस का जो आपका अकाउंट है उसमें जाके अपना टोटल कंट्रीब्यूशन और टोटल कंट्रीब्यूशन के साथ ही साथ वर्तमान में उस जो टोटल कंट्रीब्यूशन राशि जमा हुआ है उसका प्रेजेंट में वैल्यू कितना हुआ है, कितना ब्याज मिला है, उसको आप भली भांति देख पाएंगे। एनपीएस में कुल जो जमा राशि है और जमा राशि के साथ ही साथ जो प्रेजेंट वैल्यू हुआ है उस राशि का वह अलग अलग कर्मचारियों के लिए अलग अलग हो सकता है। एक कर्मचारी का जो जमा राशि है और जो प्रेजेंट वैल्यू हुआ है उसको समझने के लिए यहाँ पे हमने एक उदाहरण के रूप में लिया है। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पीएफआरडीए से जो शासकीय अंशदान है उस राशि की मांग की गई थी, परंतु वर्तमान में अभी तक पीएफआरडीए की ओर से वह राशि जारी नहीं की गई है, वापस नहीं लौटाई गई है। तो यहाँ पे क्या स्थिति उत्पन्न होती है, अगर पीएफआरडीए जो है वर्तमान स्थिति में अगर एनपीएस में जमा राशि वापस कर देती है तो क्या स्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो निर्देश है उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पीएफआरडीए से एनपीएस खाते में जमा राशि राज्य शासन के खाते में प्राप्त नहीं होने के कारण पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवकों को सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु के प्रकरणों में उनके एनपीएस खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक को अर्जित लाभांश की राशि शासकीय कोष में जमा करना होगा। तभी शासकीय कोष में जमा करेंगे तभी जो ओपीएस का लाभ ले पाएंगे। पीएफआरडीए
जो है अगर वर्तमान में राशि वापस करने को तैयार हो जाता है तो उस कंडीशन में जो NSDL है वह तो राशि को सीधा गवर्नमेंट को ही वापस कर सकता है। तो उस कंडीशन में दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। पहला, जो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, वर्तमान में जो वैल्यू है उसका 50% तो शासकीय अंशदान है, तो वह जो है शासकीय अंशदान जो है प्रेजेंट वैल्यू का 11,05,800 का शासकीय कोष में जमा करना होगा और बाकी का अंशदान कर्मचारी का अंशदान है, तो बाकी के अंशदान को जो 5,52,900 रुपया कर्मचारी को मिल जाएगा। अगर NSDL कुल जमा राशि को कर्मचारी को वापस करता है, उस स्थिति में जो शासकीय अंशदान रहेगा उसको शासकीय कोष में जमा करना होगा और बाकी अंशदान जो है कर्मचारी को मिल जाएगा। इसी के संदर्भ में एक आदेश जारी हुआ है, उसे देख सकते हैं। पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवक दिनांक 1/4/2022 से CGPF के सदस्य होंगे तथा सामान्य भविष्य निधि से शासित होंगे और दिनांक 1/11/2004 से 31/3/2022 तक NPS खाते में जमा कर्मचारी अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को NPS नियमों के अंतर्गत देय होगा। अब अगली स्थिति क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। अगर PFRDA जो है वर्तमान में राशि वापस नहीं करता है तो कर्मचारी का जो NPS में जमा राशि है वर्तमान में जो वैल्यू है निश्चित रूप से बढ़ जाएगा और जब वह कर्मचारी रिटायरमेंट होगा या सेवानिवृत्त होगा उस समय उसकी वैल्यू निश्चित तौर पर बढ़ेगी, जो प्रेजेंट वैल्यू है 11,05,800 रुपये। जब कर्मचारी जो है 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा या रिटायरमेंट होगा उस समय उसका वैल्यू जो हो जाएगा लगभग 48,15,000 रुपये। जैसे कि हम जान रहे हैं NPS में जो ब्याज राशि वर्तमान में मिल रहा है लगभग 8% से ऊपर मिल रहा है। हम सभी जान रहे हैं कि NPS जो है नई पेंशन योजना जो है शेयर मार्केट आधारित योजना है, तो जो भी इस पर रिटर्न मिलता है वह ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए एक मोटा आंकड़ा लिया गया है कि प्रेजेंट वैल्यू जो है 48,15,000 रुपये हो जाता है। अब PFRDA रिटायरमेंट के समय जो राशि है वह वापस करता है तो उस समय जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है हम जान रहे हैं कि 48,15,000 रुपये होता है। तो NPS के अंतर्गत जो नियम है वापस करने का, कर्मचारी को जो कुल जमा राशि है उसको किस तरीके से है उसके बारे में जानेंगे और उसकी वैल्यू किस तरीके से निर्धारित होगी, शासकीय अंशदान कैसे वापस करना होगा इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एम्प्लॉय कैन विड्रॉ 60%। तो कर्मचारी जो है कुल जमा राशि का NPS के अंतर्गत 60% राशि को क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो जो कुल जमा राशि है हमारा 48,15,000 रुपये, तो 48,15,000 राशि का 60% अगर हम निकालें तो वह राशि आ जाता है 28,89,000 रुपये। तो 28,89,000 रुपये यह 60% राशि है। इसमें से जो शासकीय अंशदान है वह 50% है। तो शासकीय कोष में क्या करना होगा, जो 50% राशि है उसको जमा करना होगा। इसके लिए इसका 50% निकाले हम 48,15,000 रुपये है, तो 48,15,000 रुपये का 50% हो जाएगा 24,07,500 रुपये। NPS के अंतर्गत जो जमा राशि है और लाभांश मिला है उसका 50% को शासकीय कोष में जमा करना होगा। यहाँ पे आप एक आदेश देख पाएंगे जो कि जारी किया गया था। पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लेने वाले शासकीय सेवक या उनके मृत्यु के प्रकरणों में जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा या मृत्यु दिनांक तक जो जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर आहरण दिनांक तक अर्जित लाभांश की राशि शासकीय खाते में जमा किए जाने के पश्चात ही सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को लागू पेंशन नियम यथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम 1976, छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी पेंशन नियम 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत पेंशन की पात्रता होने पर पेंशन भुगतान आदेश जारी किया जाएगा और शासकीय सेवक को देय सह मृत्यु, सेवानिवृत्ति उपादान, अवकाश नकदीकरण, समूह बीमा योजना की राशि से शासन को देय शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि के समायोजन किए जाने की सहमति शासकीय सेवक को देना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे इस आदेश के माध्यम से अगर जो कर्मचारी को शासकीय अंशदान में जो 50% राशि
सरकारी कोष में जमा करना है उसमें किसी प्रकार की कमी होती है तो उस राशि की भरपाई जो है आपके अवकाश नकदीकरण, समूह बीमा योजना और मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान से करना होगा। इस तरीके से आप सहमति पत्र भर के देंगे। कुल जमा और जो लाभांश मिलता है जो 60% एनपीएस के अंतर्गत हम निकाल सकते हैं, उसमें से अगर शासकीय अंशदान की पूर्ति हो जाती है तो बाकी राशि आपको समायोजन करना नहीं पड़ेगा। इसके बाद बाकी जो 40% है उसके लिए आप परचेस कर सकते हैं, कोई भी एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं। जैसे कि बाकी का 40% 48,15,000 रुपये का होता है 19,26,000 रुपये। तो 19,26,000 का अगर हम 6% की दर से गणना करें वर्तमान में तो लगभग 11,05,560 रुपये सालाना इसका हमें लाभ मिलेगा। तो इस राशि का 11,05,560 रुपये का अगर हम 12 महीने के हिसाब से गणना करें, कैलकुलेशन करें तो लगभग 9,630 रुपया प्रति माह जो पेंशन का गणना यहाँ से किया जाएगा और आपको उतनी राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। इस तरीके से हम जो है ओपीएस के अंतर्गत जो शासकीय अंशदान है उसे ही जमा करना होगा, बाकी जो लाभ है वह आपको मिलता रहेगा। और एनपीएस खाते में जमा मेरे अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त ना होने की स्थिति में मेरे द्वारा सरकार से इसका कोई दावा नहीं किया जाएगा। इस तरीके से आप एक शपथ पत्र भी भर के देंगे कि शासकीय अंशदान तो आपने जमा कर दिया, बाकी जो स्वयं का अंशदान है अगर एनपीएस किसी कंडीशन में वापस नहीं करता है तो आप राज्य सरकार से उसकी वापसी के लिए कोई दावा नहीं कर सकते। लेकिन इतनी बड़ी संस्था है पीएफआरडीए, तो निश्चित तौर पर जो जमा राशि है चाहे कर्मचारी का हो चाहे शासकीय अंशदान हो उसे कोई ना कोई रास्ता निकाल के वापस करवाया जाएगा। और कई कर्मचारियों के बीच ये भ्रांति है कि जो शासन जो है राशि जमा करवा रही है वह किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया होगा इस उदाहरण के माध्यम से कि जो शासकीय अंशदान है 10% राशि जो सरकार ने एनपीएस के अंतर्गत जमा किया था उसे ही शासकीय कोष में जमा करने के लिए जो शपथ पत्र है, सहमति पत्र है वह भरवाया जा रहा है। इससे संबंधित और अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।